नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात गंगा के बढ़ते जलस्तर की। दानापुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा का पानी दियारा के कुछ इलाकों में घुस भी गया है, लिहाजा दियारा के लोग खतरे की आशंका से सहमे हुए हैं। दियारा के 6 पंचायतों को बाढ़ से डर जो है वो सता रहा है। दानापुर पीपा घाट से हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आज भी गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से जो है दानापुर दियारा को फिर से बाढ़ का खतरा दिखने लगा है। आप देख सकते हैं कि कितनी पानी जो है भर गई है। इधर जो है कुछ दिनों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा है और लोग जो है उससे जो है डरे हुए हैं कि कहीं बाढ़ का खतरा फिर से दोबारा ना बन जाए। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये घाट पे मौजूद हैं। लोग जो है अपने गांव जाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, नाव का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ इन लोगों से जानते हैं कि किस तरह से जो है जो गंगा दियारा का जो है क्या हाल है और किस तरह की स्थिति बनी हुई किस तरह का है। कासिम चौक, पानापुर, मानस, अकीलपुर, हेतनपुर के ढाब में पानी घुस गई है सर। एक अलावा और कहीं हरसाम चौक नीचे हो गया है। दियर की स्थिति खराब है। क्या स्थिति बना हुआ, कितना खतरा बना हुआ है? तो हर साल का यही नतीजा होता है। और सेंट्रल और बिहार सरकार जो पैसा देता है ना, जो आपदा प्रबंधक गांधी मैदान एडीएम से आता है, वो हमारे ब्लॉक में ही रह जाता है, ब्लॉक से बाहर नहीं निकलता है। ब्लॉक के बाहर इन लोग के पास जो है आपदा प्रबंधन विभाग का जो सहायता राशि होती है इन लोग के पास नहीं पहुंच पाता है। इन लोगों का कहना है कि वो जो राशि है दियारा तक नहीं पहुंच पाता है। कितना खतरा बना हुआ है अभी दियारा के लोगों के लिए जब गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है? अभी तो खतरा कुछ कम है, लेकिन थोड़ा सा 1-8 फीट और पानी बढ़ेगा तो पूरा दियारा का लोगों का प्लान शुरू हो जाएगा। अभी तक तो बचा हुआ है, लेकिन कुछ दिन में ऐसा लगता है कि हर आदमी का प्लान शहर की ओर निश्चित है। फीट गंगा का जलस्तर में अगर विस्तार हुआ तो गंगा के दियारा के रहने वाले लोगों का जो पलायन है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो स्थिति है, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके वजह से लोग डरे हुए हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। इधर गोपालगंज में गंडक का जलस्तर कम होने के साथ ही कटाव तेज हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित कुचायकोट का विश्वंभरपुर गांव है। विधायक पप्पू पांडे ने कहा कि कटाव निरोधी काम चल रहा है, लेकिन इसे तेज करने की जरूरत है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर लगातार कम हो रहा है और जिससे बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ पर गंडक का जो पानी है वो कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर गंडक का जलस्तर कम होने से देखेंगे कि कटाव तेज हो गया है। और अभी हम आप पहुँचे हैं कुचायकोट के काला मटनिया का ये विशंभरपुर वो इलाका है जहाँ पर कि कई दिनों से कटाव तेज हो रहा है यहाँ पर। और कटाव की वजह से यहाँ पर जो बता रहे हैं लोग कि जो सैकड़ों जो घर हैं वो घर गंडक नदी में विलीन हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कटाव को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग की टीम के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और हम यहाँ पर जो स्थानीय विधायक आए हुए हैं पप्पू पांडे, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जरा एक मिनट इधर आइएगा कि वो अभी यहाँ पर कटाव का जायजा ले रहे हैं और अभी कटाव का यहाँ पर क्या पोजीशन है और कटाव को लेकर के क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हम खुद बात करते हैं, यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। सर, अभी कौन जगह है जहाँ पर सर आप कटाव से? हम लोग काला मठिनिया में है, विशंभरपुर काला मठिनिया। वो जो सामने जो दिखाई दे रहा है वो दुर्गा सिंह का जो टावर है, वहाँ से कटाव शुरू हुआ है। पहले तो हमको लगता है कि अभी हमको लगता है कि 100 फीट अंदर इधर कटाव किया है। क्या जी मुखिया जी? 500 से 600 मीटर लगे हुए हैं। अब अधिकारी लोग लगे हुए हैं, थोड़ा और इन लोगों को तत्पर हो जाना चाहिए, इसलिए कि हर साल ये कटाव बढ़ते जा रहा है। अब कितना हमको लगता है कि 20 किलोमीटर हम लोग पहले अपना विधानसभा क्षेत्र पड़ता था, अब धीरे धीरे हर साल कटते कटते अब देखिए यहाँ आ गया है। पांडे का कहना है कि कटाव को रोकने के लिए जो कारगर कदम है उठाए जा रहे हैं और वो इसको लेकर के गोपालगंज के डीएम से लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से भी वो बात करेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अरिया का फारबिसगंज मंडी नरक में तब्दील है। लाखों रुपए टैक्स देने के बावजूद पूरे बाजार में कीचड़ भरा हुआ है। यहाँ किसी तरह की बुनियादी सुविधा भी नहीं है। दुकानदारों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने।
हम फारबिसगंज मंडी में मौजूद हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि फारबिसगंज मंडी की क्या बदहाल स्थिति है। जो सरकार प्रशासन द्वारा जो लाख दावा किया जाता था कि यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो चार दीवारी है, सार्वजनिक शौचालय है, सड़क है, बिजली है, सब की व्यवस्था होगी, लेकिन यह पोल खोलती हुई साफ तौर पर तस्वीर है फारबिसगंज मंडी की। यहाँ पर जो शहर का जो आर्थिक, अररिया जिले का जो आर्थिक शहर कहा जाता है फारबिसगंज मंडी, यहीं से सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं लगातार टैक्स भी देते जा रहे हैं। 2005 में जब बाजार समिति का भंग हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एसडीओ को जो है यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को जो इसका टैक्स दिया जाता है, लेकिन साफ तौर पर दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर टैक्स देने के बावजूद भी किसी तरीके की यहाँ पर उनको सुविधा नहीं मिली है। इस मंडी में आज से नहीं, जब से मंडी भंग हुआ है तब से ही परेशानी चलता ही आ रहा है। सड़क बहुत गलीज है, देख रहे हैं। सड़क आज से लगभग बहुत सड़क के बारे में लिखा पढ़ी भी हुआ, जिसके कारण जो है यहाँ का प्रशासन जो है सिर्फ आंख मोड़ के ही चलता रहा। सरकार का पैसा आता है तो ऊपर से पैसा नीचे तक क्या आने के लिए तो लाख रुपया से लेकर 50,000 रुपया तक तो एक रुपया बचता आते आते। तो आपने देखा कि फारबिसगंज मंडी के जो दुकानदार हैं, यहाँ पर जो ग्राहक सामान लेने के लिए आते हैं, उनका साफ तौर पर प्रशासन के ऊपर आक्रोश है कि टैक्स देने के बावजूद उन्हें तमाम किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, फारबिसगंज, अररिया। लालू प्रसाद से जुड़ी एक अहम खबर इस वक्त रांची से आ रही है। लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया गया है। मनीष कुमार ने यह जनहित याचिका दायर की है। लालू प्रसाद को बिरसा मुंडा जेल में रखने की मांग की गई है इस पीआईएल के जरिए। अधिवक्ता मनोज टंडन ने ऑनलाइन ये पीआईएल दाखिल की है। तो देखिए, फिलहाल अभी रिम्स अधीक्षक के आवास में लालू प्रसाद चारा घोटाले में सजा याफ्ता है, लेकिन अब उनको जेल में रखने की मांग की जा रही है। लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की है मनीष कुमार की तरफ से। अब भुवन हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़े हुए हैं। भुवन, क्या मकसद है इस पीआईएल का, क्या कहने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये आज की बड़ी खबर है और खास करके लालू प्रसाद से जुड़ी हुई ये इस मामले में। और आप देख सकते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट में ये पीआईएल दाखिल की गई है। हमारे साथ हैं मनोज टंडन, जो झारखंड हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं। उन्होंने इस पीआईएल को दाखिल किया है। हम सीधे उनसे जानते हैं कि आखिर आपने क्या हाईकोर्ट से क्या मांग किया है। ये पीआईएल मनीष कुमार के द्वारा दायर किया गया है, हमारे ऑफिस के थ्रू फाइल हुआ है। इसमें प्रेयर ये है कि श्री लालू प्रसाद यादव जी जो एक चारा घोटाला में कन्विक्ट हैं, करोड्स ऑफ रुपीज़ का डिफॉल्केशन के मामले में कन्विक्ट हैं, और उनको डायरेक्टर का बंगला जो कि रिम्स का डायरेक्टर के लिए ईयर मार्क्ड है, ये अलॉट करना ये कतई सही नहीं है। ये जेल मैनुअल का ही उल्लंघन नहीं है। ऑल सेटल नॉर्म्स हैव बीन फ्लाउटेड by the state of Jharkhand by allotting this bungalow to him. Therefore, the prayer in the petition is that the Honorable High Court should take immediate cognizance of this matter and he should be shifted back to Hotwa jail where he is entitled to remain as a convict. आपने अपने पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर का हवाला दिया है। ये हवाला उसमें स्टेटमेंट दिया है कि जब ये एक्यूज थे इन द ईयर 1998, यू विल रिमेंबर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब इनका अरेस्ट हुआ तो ये बीएमपी गेस्ट हाउस में गवर्नमेंट इन पावर ने इनको जेल बना के रखा था। दिस मैटर वॉज इमीडिएटली ब्राउट टू द नोटिस ऑफ द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब इसका कॉग्निजेंस लिया, इमीडिएटली इनको फिर से वहाँ जो बेऊर जेल है सेंट्रल जेल, उसमें शिफ्ट किया गया था। इसलिए जब एक्यूज रहते हुए ये उसका फैसिलिटी नहीं ले सके, तो आफ्टर ही हैज बिकम ए कन्विक्ट देन ही शुड रिमेन इन जेल, नॉट इन डायरेक्टर्स बंगलो। इस मामले में कब सुनवाई होगी? अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल हुआ है, कब सुनवाई होगी ये देखिए। हम अर्जेंट मोशन लगा के फाइल किए हैं, ये नहीं बता सकता हूँ। लेट अस सी हाउ द प्रोसीजर गोस। भुवन, अब सवाल उठ रहा है कि अगर लालू प्रसाद को जेल अधीक्षक के आवास में रखा गया था, तो क्या जेल अधीक्षक जो उनसे परमिशन नहीं ली गई होगी? क्या उनसे बातचीत नहीं की होगी? कहीं ना कहीं उनको खबर तो दी जाती है, तो ये जेल मैनुअल का उल्लंघन कैसे हो रहा है? बिल्कुल, जो आपने जो हवाला दिया है, जो जनहित याचिका में जो दाखिल किया है, उसमें कहा कि जो कहीं ना कहीं जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ है।
तो जिस तरह से लालू प्रसाद को जो शिफ्ट किया गया रिम्स के जो अधीक्षक क्वार्टर में, तो उसमें तो परमिशन तो लिया होगा जेल अधीक्षक से या जेल जो सुपरिंटेंडेंट है या जेल प्रशासन का है या सरकार से, उसके बाद ही ये परमिशन और नो परमिशन हुआ है कि नहीं, ये तो हाईकोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे। कॉपी उसकी सर्व कर दी गई है बिफोर फाइलिंग द रिट पिटीशन। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या एक कन्विक्ट के लिए कोई स्पेशल स्टेटस आप दे सकते हैं इस तरह का, जो बंगला डायरेक्टर्स के लिए ईयर मार्क्ड है उसको आप एक कन्विक्ट को अलॉट कर दीजिएगा। ये सवाल है। आपने अपने पिटीशन में किनको पार्टी बनाया है? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू होम सेक्रेटरी पार्टी है, सीबीआई थ्रू डायरेक्टर पार्टी है, स्टेट ऑफ झारखंड थ्रू चीफ सेक्रेटरी पार्टी है। ये है लालू प्रसाद को भी पार्टी बनाया है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। मनीष कुमार ने यह पीआईएल दायर की है और लालू प्रसाद को बिरसा मुंडा जेल में रखने की मांग की गई है। अधिवक्ता मनोज टंडन ने ऑनलाइन ये पीआईएल दाखिल की है। फिलहाल हम आपको बता दें, लालू प्रसाद चारा घोटाले में सजा याफ्ता है और रिम्स के अधीक्षक के आवास में लालू प्रसाद इस वक्त रह रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही है। जेडीयू में हो सकती है शरद यादव की वापसी। शरद यादव की घर वापसी की चर्चा अब तेज हो गई है। लोकतांत्रिक जनता दल के महासचिव अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। नीतीश कुमार ने शरद यादव से बातचीत की है। तबीयत को लेकर नीतीश कुमार ने उनसे बातचीत की है। तो देखिए, अहम खबर इस वक्त आ रही है कि जेडीयू में शरद यादव की वापसी हो सकती है। शरद यादव की घर वापसी की चर्चाएं तेज हो गई है। लोकतांत्रिक जनता दल के महासचिव अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। नीतीश कुमार ने शरद यादव से बातचीत की है। चुनाव में किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। पटना में बीजेपी किसान मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि पार्टी कार्यकर्ता किसानों की समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही केंद्र और बिहार सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी भी देंगे। हम समर्थन करते हुए हैं। जय हिंद। इस बैठक में तय किया है कि हम हमारे जो कार्यकर्ता हैं बूथों के अंदर जाकर गांव-गांव में सरकार की किसान हितैषी योजना को बताने का काम करें और इस बात पर विशेष हम फोकस करेंगे कि समाज के अन्य क्षेत्र के लोग, जैसे सेवा क्षेत्र के लोग या अन्य सेक्टर के लोग, सब इकट्ठा होकर किसी तरह के अपने हक अधिकार को लेते हैं और सरकार से मांग करते हैं या समाज के अंदर अपनी पैठ बनाते हैं। उसी तरह से हम किसान से भी अपील करना चाहेंगे कि हम सभी का जाति है, चाहे किसी धर्म का है, किसी समाज का है, हम किसान हैं और इसलिए किसान ही हमारी जाति होनी चाहिए। इस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो देश के किसानों के लिए जो काम किए गए हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं और बिहार सरकार के द्वारा जो कृषि रोड मैप लाए गए हैं उससे किसानों को जो लाभ हुआ है ज़्यादा, उन बातों पर विस्तार चर्चा हम कर रहे हैं। बिहार के गन्ना विकास मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने साफ कर दिया कि वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। न्यूज 18 से बातचीत में अवधेश मंडल ने जेडीयू पर धोखा देने का आरोप लगाया और इस बात का खुलासा भी किया कि आरजेडी ने उनके जरिए पत्नी बीमा भारती से भी संपर्क किया था। अवधेश मंडल से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। अवधेश जी, आपके बारे में चर्चा है कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने का सच है? एकदम जरूर लड़ेंगे, टिकट दे देंगे, बातचीत चल रहे हैं, लड़ेंगे आलमनगर से। लेकिन आपकी पत्नी जेडीयू के टिकट पे लड़ रही हैं। पत्नी यहाँ तो बहुत बिहार में है कि जो है कि पति पत्नी बाप बेटा जो है दोनों दो पार्टी से, पप्पू यादव को देख लीजिए, कांग्रेस से, आरजेडी से, हम लड़ गए तो क्या अन्याय हो गया। लेकिन चर्चा ये भी था कि आपकी पत्नी बीमा भारती से भी आरजेडी वालों ने संपर्क साधा था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हमसे जो है संपर्क साधे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं, हमसे भेंट हुए हैं, लालू जी से भी भेंट हुए हैं। तो प्रचार के टाइम होता है तब अवधेश मंडल, अब प्रचार खत्म हो गया तो अवधेश मंडल कहाँ है पता नहीं जदयू वाला के। तो जेडीयू ने पहले आपका यूज किया है, इसका मतलब? बहुत यूज किया। जब प्रचार आते हैं, एमपी के चुनाव होते हैं तब खुद मुख्यमंत्री बुलाते हैं, प्रचार खत्म हो गया तो कोई मुख्यमंत्री नहीं। ये दिलचस्प नहीं है कि अगर मान लीजिए आप आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और आपको पार्टी बोले कि आपको अपनी पत्नी बीमा भारती के खिलाफ प्रचार करना, तो करेंगे? नहीं, कहा हम जाएंगे, ये तो पहले हम बोल दिए हैं कि वो अपना करें, हम अपना करेंगे। लेकिन बीमा जी को बोला जाएगा कि आपके खिलाफ प्रचार करने के लिए, तो उसका मर्जी है, वो आवे तो चलिए। ये थे हमारे साथ अवधेश मंडल, जो बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के नेता बीमा भारती के पति हैं, और इन्होंने साफ कर दिया कि आरजेडी वालों ने इनके मार्फत संपर्क साधने की कोशिश की थी बीमा भारती से, लेकिन बीमा भारती ने भी साफ कर दिया कि वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी और अवधेश मंडल ने साफ कर दिया कि वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे।
कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार पर जमकर हमला किया। निखिल आनंद ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लालू परिवार के सदस्य जो हैं वो अलग अलग बायोडाटा ले रहे हैं। रांची से लेकर पटना तक की दौड़ लगाई जा रही है। आरजेडी में कोई संगठन का सिस्टम ढांचा है ही नहीं। सारे भाई बहन, जगता बाबू, सारे लोग बायोडाटा ले रहे हैं और पटना से रांची तक लोग चक्कर लगा रहे हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता पटना से रांची तक बोली लग रही है। हमारे सांसद को वहां एसडीओ खदेड़ कर क्वारंटाइन करते हैं। तेज प्रताप 60 गाड़ियों के काफिले से वहां हुड़दंग मचा के रांची से लौट आते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। आरजेडी के नेता कार्यकर्ता रांची की चक्कर लगा रहे हैं। कई लोग दुर्घटना में उनकी मौत हो रही है, उनको कोई क्वारंटाइन नहीं कर रहा है। झारखंड की सरकार वहां लालू जी को सजायाफ्ता है, लेकिन रिम्स डायरेक्टर के आवास को एक प्रिविलेज सेंटर बना दिया गया है, जहां पर सारे राजनीतिक काम बिहार के चुनाव से संबंधित हो रहे हैं। कल यानी 1 सितंबर से पूरे देश में जी मेंस की परीक्षा होनी है। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पटना में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। राजधानी के आशियाना दीघा रोड के एक ऐसे ही परीक्षा सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक पूरे देश में ये इसका जो है एग्ज़ाम होना है और इसको लेकर के जो है तैयारी मुकम्मल की गई है। जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, उसका अनुपालन पटना के भी सेंटर्स पे किया जा रहा है। पटना में तकरीबन 20 सेंटर बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे जो देख सकते हैं आशियाना दीघा रोड स्थित जो है ये सेंटर है और इस सेंटर पर भी जो है वो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जो SOP जारी किए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसका अनुपालन यहाँ पे कराया जाएगा और हैंड सैनिटाइजर से लेकर के मास्क लगाना जो अनिवार्य है उसको लेकर के भी यहाँ पे तैयारी की गई है। और ये स्काईटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जो है ये सेंटर है और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जो चूँकि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया है कि सोशल डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है, एक चेयर छोड़ के दूसरे चेयर पर जो लोग हैं वो बैठेंगे और जो अभ्यर्थी हैं उनको कोई तरह की परेशानी न हो, तो इस बात का भी यहाँ पे खासा ध्यान रखा गया है। और यही वजह है कि इस सेंटर पे पूरे तौर पे कह सकते हैं तो सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। साफ़ सफाई जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। जो अभ्यर्थी आएंगे एग्ज़ाम देने, उन्हें तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ आने की जो है वो बात कही गई है। तो यहाँ हर टेबल के सामने आप देख सकते हैं कि CCTV जो है वो लगाई गई है और लाउड स्पीकर्स भी लगाए गए हैं और इसका पूरा मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उनके द्वारा किया जाएगा। और इस बात का जो है पूरे तौर पे फोकस किया गया है इस बात पे कि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी मुकम्मल हो और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए हो। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है यहाँ जो है तैयारी कर ली गई है। अब इंतज़ार है कि कल जब यहाँ पे अभ्यर्थी आते हैं, एग्ज़ाम देने आते हैं, तो उन्हें जो है किस तरह से इन सुविधाओं को दिया जाए। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए जो है वो तैयारी यहाँ पे की गई है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जेईई मेंस परीक्षा को लेकर गया में कुल 4 सेंटर बनाया गया, जहां कुल 6000 परीक्षार्थी 1 से 6 सितंबर तक परीक्षा देंगे। यह परीक्षा कोविड-19 के एडवाइजरी का पालन करते हुए ऑनलाइन ली जाएगी। एपी कॉलोनी के एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। परीक्षा केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। जेईई मेंस को लेकर गया में तैयारी पूरी कर ली गई है। गया जिला में कुल 4 सेंटर बनाए गए हैं और कुल 6000 छात्र हैं जो 1 से 6 सितंबर तक परीक्षा आयोजित होने जा रही है। और इस बार जो परीक्षा है ऑनलाइन होने जा रही है और इसमें कोविड-19 का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस समय हम लोग एक सेंटर पर आए हुए हैं जहां एग्ज़ाम होना है, बुद्धा ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। जो SOP है, यहाँ के जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि SOP के अनुसार जहाँ उनका लैब है वहाँ वीडियोग्राफी मनाही है, इसलिए हम लोग इस SOP को मानते हुए अंदर नहीं जा रहे हैं। और कोविड को लेकर जो तैयारी है आप देख सकते हैं कि यहाँ सैनिटाइजर रखा गया है और इसके साथ ही एक आदमी को नियुक्त किया गया है कि जो भी छात्र आएंगे उनका टेम्परेचर नापा जाएगा। और इस दौरान अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके लिए एक अलग सेपरेट लैब बनाया गया है, वहाँ उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा।
किस प्रकार की तैयारी है, यहाँ के एक प्रभारी हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए क्या तैयारी है? जी, हम लोग अब कोविड-19 का पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास टोटल मतलब सीट कोविड से अलग हो करके, अगर जब कोविड नहीं था तो हम लोग टोटल 250 बच्चों का एग्ज़ाम करवाते थे। अभी कोविड को देखते हुए हम लोग अभी 131 बच्चों का एग्ज़ाम करवा रहे हैं। दो सीटिंग में होनी है और हर सीटिंग के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। तो यानी जो कोविड-19 की जो एडवाइजरी है उसके पालन करने की भी कोशिश की जा रही है, उसकी तैयारी की गई है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। इधर भागलपुर में जेईई मेंस परीक्षा के लिए 4 केंद्र बनाए गए। कल से 6 सितंबर के बीच दोनों पालियों में परीक्षा होगी। चारों केंद्र पर करीब 3,500 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने को लेकर सवाल है। भागलपुर के एक परीक्षा केंद्र के तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर ने। कोरोना काल में पहली बार जेईई मेंस की परीक्षा होने जा रही है और 2 से 6 सितंबर के बीच होने वाली जो परीक्षा है वो 2 पालियों में होगी। अभी हम एक सेंटर पे हैं, श्रुति एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। हालांकि इन लोगों ने गाइडलाइन के तहत जो अंदर प्रवेश पर रोक लगा दिया है। किस तरह से आप एग्ज़ाम करवाएंगे सर? एग्जामिनेशन का तो सबसे पहला पर्पस है कि सर ये सोशल डिस्टेंसिंग को व्यू करते हुए एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। जैसे कि हमारी पीसी कैपेसिटी जो थी 100 की, तो वो एकदम डायरेक्टली 50% से भी कम कर दिया गया है। मतलब हमारे पास कैंडिडेट मात्र 40-45 के आसपास ही रहेंगे और गैप रखा गया है 2 पीसी 3 पीसी के बीच में। जो जिस तरह से हमको बोला गया है, ऊपर से जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ के तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है मास्क, और उसके ऑटो सैनिटाइजर मशीन लगाया जा रहा है जो एंट्रेंस से पहले ही होगा, एंट्री से पहले होगा। तो कितने स्टूडेंट यहाँ कैपेसिटी है और कितने का एग्ज़ाम ले रहे हैं? एग्ज़ाम सर कैपेसिटी जो है 46 कैंडिडेट का है, जो अभी सेंटर का जो मैपिंग हुआ है हम लोग का। ऐसे कैपेसिटी हम लोगों का 120 का था। तो सोशल डिस्टेंस का पालन? हाँ, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग को मात्र जो है 46 पर स्लॉट, मतलब जो बोलिए तो शिफ्ट पर शिफ्ट है 46 का। लैब में एंट्री पर क्यों रोक लगाई? लैब पे 2 रीजन से अभी एंट्री है सर। बाहरी तो एंट्री नहीं मिल रहा और कुछ काम भी वर्क भी चल रहा है कि हम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अनुसार लैब का भी कुछ स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। यहाँ जो छात्र आएंगे आफ्टर सैनिटाइजेशन के बाद उनका एडमिट कार्ड का यहाँ वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद जो है वो फिर वहाँ बायोमेट्रिक डेस्क बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है पूरे सेंटर को जो है CCTV लगाया गया है ताकि CCTV से ऑपरेट किया जा सके। तो कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। जमुई शहर को साफ सुथरा रखने और कचरा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों की गाड़ियों की खरीदारी की गई, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी खरीदी गई गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं हुआ। कचरा प्रबंधन करने वाली गाड़ियां खुद कचरा बनकर रह गई। तकरीबन 6 साल पहले गाड़ियों की खरीदारी में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, लेकिन आज वो बेकार पड़ी है। जमुई नगर परिषद के बाहर करोड़ों की गाड़ियों का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी केसी कुंदन। लगभग 5 से 6 साल पहले जमुई नगर परिषद शहर के साफ सफाई और कचरा मैनेजमेंट के लिए करोड़ों रुपए के खर्च कर वाहनों की खरीदारी की थी, मशीन की खरीदारी की थी। लेकिन उस मशीन की हालात और वाहन जो है उनका स्थिति क्या है वो साफ तौर पर दिख रहा है। नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने जो सड़क है, मुख्य सड़क है, वहाँ पर ये वाहन लगे हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये कचरा मैनेजमेंट के लिए वाहन लाए गए थे, खरीदारी हुई थी, करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। और इस तरह के कई वाहन हैं जो नगर परिषद कार्यालय परिसर के दूसरे तरफ भी खड़े हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि उनका सदुपयोग नहीं हुआ। अब तक एक बार भी इस मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। देख सकते हैं कि रखे रखे मशीन अब नीचे से खराब हो रहे हैं, झाड़ लग गए हैं। अब स्थिति का अनुमान कोई भी लगा सकता है कि ये रखे रखे मशीन कितने खराब हो सकते हैं। नगर परिषद कार्यालय के परिसर के ठीक पीछे बगल में जो इस मशीन के जो वाहन है वहाँ उनकी भी खराबी हो रही है, लेकिन उपयोग कैसा हालात तो बहुत बुरा है। जिस काम के लिए आया उस काम का तो यूज हुआ नहीं। हाँ, उसका उपयोग नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो उपयोग नहीं हुआ। तो क्या मानते हैं इसको, कितना सही? ये तो घोर लापरवाही है नगर परिषद की। अच्छा, अलग है कि नगर परिषद का चालक भी, उनसे पूछेंगे। अच्छा ये बताइए किस तरह का मशीन खरीदा गया था? ये मशीन जो है सो शहर का कचरा साफ करने, इसका काम कहना था शहर लोग का कि सारा कचरा अपने अंदर। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।